कर्नाटिक वॉर्स और प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की गद्दारी के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इकलौती डोमिनेंट पावर बन गई थी। दस्तक पास और दीवानी का अधिकार जैसे कई एक तरफा ट्रेड डील्स मिलने के बाद अब इंडियन कॉलोनी अंग्रेज़ों के लिए खजाने जैसी हो गई थी। उस समय यूरोप में ये माना जाता था कि जिसके पास जितना सोना है और जितनी ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं वो उतना ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा। हालांकि भारत और ब्रिटेन का ट्रेड हमेशा से एक भयानक सपना नहीं था। Okay, so let's start the year-end meetings. ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंटेंट, आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। तो बेसिकली बात यह है कि हम बहुत ही औसम चीज़ें भारत से ला रहे हैं। ओह हाँ, लास्ट टाइम वो जो खादी गाउन जो इंट्रिकेट वर्क के साथ पहना था, मेरी बहू तो बिल्कुल ही जल गई थी। हाँ, और हम सोच रहे हैं कि आगे भी हम मंगाते रहेंगे। काफ़ी अच्छे आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन हैं इंडिया में। हाँ, वो तो है। अब ये बताओ कि हमारा क्या क्या माल वहाँ जाता है और कितने बिलियंस वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। एक्चुअली क्या बताना चाहते हो? दरअसल हमारे पास भारत से बिलियंस आ नहीं रहे हैं, हम भारत को बिलियंस दे रहे हैं उनके क्राफ्ट्स के लिए। पर आपने ये नया सिल्क वाला ड्रेस देखा? देखो ये हाथी वाला खिलौना कितना असली लगता है ना। दिमाग खराब है क्या? वहाँ क्या ऐश करने गए थे? ऐसे बनोगे वर्ल्ड पावर, कुछ भी करके ये बिलियंस का फ्लो चार्ट रिवर्स करो। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है तो उसका सोना मेरे क्राउन में लगना चाहिए। वैसे कोहिनूर भी चलेगा। शुरुआत में फिनिश्ड गुड्स भारत से ब्रिटेन जाते और वहां से सोना चांदी वगैरह भारत आते। उधर शाह आलम द्वितीय मात्र 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप चुका था। अब अंग्रेज वहां अत्याचार करते और दीवानी यानी टैक्सेस के मामले मनमर्जी से निपटते। ये कैसा अत्याचार है? उसको दीवानी में इतनी छूट और मेरा तो सब कुछ ले लिया। भाग यहां से। अच्छा सुन, पैसा क्या है? हाथ का मैल है। पैसा आज है, कल नहीं। पर सरकार, मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? हाँ, अब रॉबर्ट क्लाइव तो इसीलिए यहाँ लड़े ना कि कंपनी यहाँ बैठ के तुम लोगों का डाइट प्लान बनाएगी। पर आपने तो अब मेरी बात का भरोसा करेगा क्या? कंपनी जब तक यहाँ 8-10 झूठे वादे न कर ले, हमारा खाना ही नहीं पचता। अब हम सोच रहे हैं ये बीमारी तुम्हारे आने वाली जनरेशन्स को भी दे जाए। रॉबर्ट क्लाइव के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया और उसका भी सिर्फ एक ही मकसद था, जितनी जल्दी और जितना ज्यादा हो सके बंगाल से पैसा लूटकर क्राउन तक पहुंचाना। 1772 आने तक यानी प्लासी के युद्ध के सिर्फ 15 साल के अंदर अंग्रेजों का शासन बंगाल के लिए काल बन गया। पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में भयानक भुखमरी, गरीबी और अकाल फैल गया। जहां देखो वहां सिर्फ मौत का तांडव दिखाई देता था। 1769 और 1770 में बंगाल और बिहार के अकाल में 1 करोड़ लोग मारे गए। 1783 से 84 में 1 करोड़ 10 लाख, 1787 से 1788 में 80 लाख और 1791 से 1792 में 1 करोड़ 10 लाख। बाकी कई छोटे स्केल के अकाल में भी हर साल अगर हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों लोगों की जानें तो जाती ही थी। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1857 की क्रांति के बाद भी कई अकाल पड़े, जिसमें कई मौतें हुई। बंगाल में अकाल पड़ने का कारण कोई प्राकृतिक त्रासदी या खाने की कमी नहीं थी। कई हिस्टोरिकल सोर्सेज में इन अकालों को मैन मेड फैमिन यानी कि इंसान का पैदा किया हुआ अकाल भी कहा जाता है। 1793 में कॉर्नवालिस कोड के तहत उसने कंपनी की सारी मैन पावर को रेवेन्यू, जुडिशियल और ट्रेड इन 3 हिस्सों में बांट दिया। इसी के चलते परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल और बिहार में और फिर मद्रास और वाराणसी में भी लागू कर दिया गया।
फिर रियोटवारी सेटलमेंट ने भी अब खेती की जमीन को एक बार्टर ऑब्जेक्ट की तरह बना दिया था। सीधे शब्दों में इसका मतलब, अब अंग्रेज भारत के टैक्सेस, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी ही नहीं बल्कि जमीन पर भी कब्जा करने लगे थे। सुना है इस बार तुम्हारी जमीन में 100 रुपीज का अनाज हुआ है। बस मालिक, दया है आपकी। क्या बात है, एक काम करो, ये सारे टैक्सेशन की झंझट छोड़ो अब। क्या कह रहे हो सरकार? हाँ, और क्या, अब मैं तुमसे हर साल फसल का हिसाब रखूं, बेकार में तुम भी परेशान और मैं भी परेशान। क्या मतलब? सरकार अब कंपनियां हिंदुस्तानियों से टैक्स नहीं वसूल करेगी? नहीं नहीं, क्या है कि कंपनी है, पैसा तो लेगी ही, पर ऐसा करो इसमें से 50 रुपीज का अनाज एज टैक्स पहुंचा दिया करना। अब सोचो, जब 150 रुपीज का भी अनाज अगर तुम उगाओगे तो उसमें से भी तुम्हें अभी मिल रहे 50 की जगह बचे हुए पूरे 100 रुपीज मिलेंगे। सारे के सारे 100 रुपीज तुम्हारे। जमींदार ने परमानेंट सेटलमेंट में 50 रुपए का फायदा तो देख लिया। उसने ये तो सोच लिया कि जब 150 रुपए की फसल होगी तो 50 का एक्स्ट्रा फायदा होगा, पर यह नहीं सोचा कि जब सिर्फ 50 रुपए की ही फसल होगी तब क्या होगा, और अगर कभी बिल्कुल फसल ना हुई तब क्या होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वक्त के साथ खेती का खर्चा भी बढ़ने लगा, पर ना तो कंपनी ने फसल के दाम बढ़ाए और ना ही फिक्स टैक्सेशन को कम किया। ऐसी सिचुएशन में जमींदार किसानों को फूड क्रॉप्स यानी कि खाद्य फसल की जगह कैश क्रॉप्स यानी कि नकदी फसल उगाने के लिए मजबूर करने लगे। और आखिर यही तो अंग्रेज चाहते थे। ब्रिटेन में यह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति का दौर था और उन्हें कॉटन की जरूरत थी। इस बारे में शशि थरूर ने अपनी किताब इंग्लोरियस एम्पायर में लिखा है कि ब्रिटेन का औद्योगिकीकरण भारत के औद्योगिकीकरण के कब्र के आधार पर और भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गला घोट कर हुआ था। तो बात यह है कि हम गरीबी तो फैला ही चुके हैं। अब तुम्हारा कपड़ा खरीदने वाला तो कोई है ही नहीं, और अगर रहा भी तो सुन लो, अब तुम ये कपड़ा सिर्फ कंपनी को बेचोगे और हम इसको जो कीमत देंगे वही तुम्हें लेनी होगी। अगर गरीबी फैलाई तो हम क्या करें? आज भी हमें इस कपड़े के बहुत दाम मिलते हैं। तुम अब 100 रुपए की चीज के अगर 20 रुपए दोगे तो ये थोड़ी चलेगा। ये क्या बगावत की बू कंपनी के खिलाफ बोलता है? अंग्रेजों ने भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमर ऐसी तोड़ी कि जहां 1750 में पूरे विश्व के कपड़े का 27% मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान के जुलाहे करते थे, वहीं 1900 तक आते आते ये कंट्रीब्यूशन मात्र 3% रह गया था।